गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कक्षा 8 का एक चर वाला समीकरण। बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत रहती है कि आखिर ये एक चर होता क्या है। तो चलिए मैं अपने आदर्श खान सर और फिजिक्स वाला की नमन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और देखते हैं कि ये एक चर वाला समीकरण आखिर होता क्या है और ये रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण का अर्थ है कि जिस पर कोई भी पावर ना हो, जिसका पावर एक हो, हम ये बताना चाहते हैं। जैसे रैखिक समीकरण, कुछ समीकरण हमारे ऐसे होते हैं कि एक्स स्क्वायर होता है, किसी में एक्स पर 3 होता है, तो इसे हम द्विघात कहते हैं और इसे त्रिघात कहते हैं। तो इसी तरह हमें एक ऐसा भी समीकरण मिलता है पढ़ने के क्रम में जिस पर कोई घात यहाँ लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन वास्तव में उस पर एक घात होता है और उसे हम लिखते हैं कैसे, तो चलिए दिखाते हैं आपको। इसी तरह का लिखते हैं, जैसे हो गया ये x, इस पर आपको कोई घात लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए 6x, इस पर कोई पावर आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ एक होता है और एक छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। तो इसे ही हम एक घात वाला या रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि एक चर वाला क्या होता है। चर का अर्थ होता है कि हमारे दिए गए समीकरण में अल्फ़ाबेट के अक्षरों का आना। अल्फ़ाबेट का अक्षर अगर एक समीकरण में सिर्फ एक ही अक्षर आया, एक ही अक्षर, जैसे ए आया है, तो उसे हम एक चर वाला कहेंगे। अगर किसी समीकरण में सिर्फ बी आया है और इसके अलावा सी डी ई एफ कोई नहीं आया है, तो उसे भी हम एक चर वाला समीकरण ही कहेंगे। इसी तरह चलिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ x - 2 = 7, तो इस समीकरण में अल्फ़ाबेट का सिर्फ एक ही लेटर आया है, एक ही अक्षर आया है x, इसलिए हम इसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं। एक चर का अर्थ होता है कि अल्फ़ाबेट का सिर्फ एक ही लेटर आना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप रैखिक समीकरण को समझ गए होंगे। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है कि वैसा समीकरण जिसके ऊपर पावर के रूप में एक हो, अर्थात कुछ लिखा हुआ ना हो, इसे ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ, इसका टाइप 1 है, हल करें। x - 2 = 7 हो गया। तो यहाँ से हमें इस x का वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 7 अपना रहेगा ही जगह पर, ये -2 को हम जब इधर लाएंगे तो किसी भी समीकरण में जब वैल्यू को बराबर के दाएं या बाएं, इस पार या उस पार करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये गणित का नियम है। तो इसी तरह हम यहाँ जो माइनस का चिन्ह था, इसके इस पार लाएं, इस 2 को 7 के इस पार लाएं, तो मेरा ये चिन्ह बदल गया। 2 तो इधर आ जाएगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए बहुत ही आसानी से हमने यहाँ देखा कि ये 2 इधर आ गया और इसका चिन्ह बदल गया। x बराबर हो गया 7 + 2 = 9। ये मेरा पहला सवाल हल हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा सवाल। y + 3 = 10 दिया हुआ है। y + 3 = 10। इसको हम देखेंगे कि y = 10 - 3। ये -3 कहाँ से आया, तो यही चीज़ है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। 10 के इस पार लगाएं -3, और 10 में जब 7 घटा देंगे तो हमें बचता कितना है, ये 10 में 3 घटाएं, सॉरी, तो 7 बच गया। और ये मेरा दूसरा सवाल हल हो गया। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 8 का सबसे आसान टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ें ताकि जीवन भर याद रह जाए आपको, कभी भी आप न भूलें, आपके माइंड में हमेशा सेट हो जाएगा ये सवाल। इतना अच्छा से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक इसको बनाएंगे तो माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए 6 + z = 2, ये मेरा तीसरा सवाल है। 6 + z = 2, तो z लिखेंगे, ये 2 तो मेरा पहले से ही रहेगा, और ये 6 जब बाएं से दाएं जाएगा तो अपना चिन्ह को बदल देगा, अपनी पहचान को बदल देगा। इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो z = 2 - 6, तो z हो गया -4। ये मेरा हल आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये चौथा सवाल देखते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा भिन्न के रूप में दिया हुआ है, भिन्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने जिस विधि का प्रयोग किया है कि सिर्फ मान को, वैल्यू को बराबर के इस पार से उस पार भेज देना है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे।
3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7 है। इसी को बनाते हैं, ये x बराबर हो गया, ये 17/7 पहले से ही दाहिने तरफ था, हमें इस बाएं तरफ के मान को दाहिने तरफ भेजना था, तो हमने भेज दिया। यहाँ प्लस में वैल्यू था, यहाँ आके चिन्ह बदल दिया, माइनस हो गया। अब देखेंगे 7 और 7 का लॉस 7 होता है, हमने 7 लॉस कर दिया और ऊपर वाला वैल्यू घट जाएगा, तो 17 में 3 घटाएंगे 14, और नीचे वाला ये 7 से इसको जब काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ये आपस में कट गया, तो इसका वैल्यू कितना बच गया, x बराबर 2। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल था, आपने देखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6x बराबर 12 दिया हुआ है, तो हमें x चाहिए। जब कोई चीज़ गुना में रहता है और हमें बराबर के इस पार से उस पार ले जाना होता है, हमने प्लस और माइनस के केस में तो देखा कि अगर प्लस में था बराबर के उस पार ले गए तो चिन्ह बदल के माइनस हो गया, और माइनस में था बराबर के उस पार ले गए तो चिन्ह बदल के प्लस में हो गया। अब इनटू में रहे तो क्या होगा, ये चीज़ देखें हम। 6 इंटू एक्स था, मतलब ये गुना में है, इसे बराबर के इस पार से दाहिना तरफ लाना है हमें, बाएं तरफ से दाहिना तरफ। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ गुना में रहता है, बाएं से दाएं जाएगा तो वो बट्टा में चला जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। तो देखिए x बराबर यहाँ 12 था, इसके नीचे आ गया 6, 12/6 हो गया। अब 6 से 12 कट गया, 2 निकल गया, x बराबर 2। ये बहुत ही आसान सवाल था। आगे हम और एक सवाल पर ध्यान देते हैं। यहाँ t/5 इक्वल टू 10। ये सवाल बहुत ही गौर से देखें, क्योंकि अभी तुरंत जस्ट हम बताएं कि ये गुना में था तो बट्टा में चला गया। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है कि अगर कोई चीज़ पहले से ही बट्टा में है, ये मेरा चर है और इसके नीचे एक संख्या बट्टा में है, हमें इस संख्या को बराबर के इस पार से इस पार ले आना, दाहिने तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, चर को लिख देंगे जैसे का वैसे ही, और नीचे वाला संख्या इस तरह क्रॉस गुना होकर के, ऐसे क्रॉस गुना होकर के चला जाएगा इस पार। तो अगर कोई संख्या बट्टा में रहता है दिया हुआ और उसे हमें दाहिना तरफ ले जाना होता है, तो दाहिने तरफ वाले संख्या के साथ वह गुना हो जाता है। जिस तरह यहाँ हमने दिखाया है कि 5 गुना 10 हो गया, और t इक्वल टू 15, 50 हो गया, 50 हो गया। तो इसी को बहुत आसानी से आप समझे। अगला सवाल देखें, 2x/3 इक्वल टू 18। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, काफ़ी गौर से देखने वाली बात है। इस सवाल यानी 6 नंबर सवाल और 5 नंबर सवाल, इन दोनों का निचोड़ आपको इसी में दिया गया है। अगर आप 7 नंबर सवाल को अच्छे से समझ गए तो आपको 5 और 6 में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ 2 इंटू एक्स दिया हुआ है, ये तो गुना में है ही, लेकिन बट्टा में भी कुछ दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बराबर इधर है। तो हमें सबसे पहले बट्टा वाले को इधर ले जाना है। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या बट्टा में रहता है, उससे बाएं से दाएं ले जाना होता है, तो दाएं वाले संख्या के साथ गुना हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम देखें यहाँ 2x बराबर 3 इंटू 18 हो गया। अब हम इसको जैसे का वैसे रहने देंगे, गुना करके इसकी संख्या को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अगर उस तरह उसी गुना के फॉर्म में रहने देते हैं तो हमें सुविधा होती है इसको कट करने में, इसे हल करने में। अब यहाँ देखिए कि 2 गुना x है। हमने आपको पीछे बताया कि अगर कोई संख्या गुना में रहे चर के साथ और उसे हमें दाहिना तरफ ले जाना होता है, तो गुना वाला उधर जाके बट्टा बन जाता है। हम यहाँ देखेंगे ये 2 बट्टा में आ गया, तो x बराबर हो गया 3 गुना 18/2। 2 से 18 को काट दिए, 2 नाम 18, 9 घर में कट गया, और 9 गुना 3 करेंगे तो 27। ये मेरा आंसर आ गया x का वैल्यू। और यहाँ x क्या है, तो हम जो चर बोले थे, एक चर वाला समीकरण, यही आ रहा रैखिक समीकरण। अगला और एक सवाल लास्ट बताते हैं। 7x माइनस 9 बराबर 16, यानी 16 दिया हुआ है। 7x बराबर ये -9 बाएं से दाएं जाकर के +9 बन गया। हमने यहाँ देखा -9 इधर आकर के +9 बन गया। बस जस्ट पहला सवाल जैसे समझे थे यहाँ पे इसी तरह यहाँ काम करना है। 7x बराबर 16 और 9 हो गया 25। अब हमें चाहिए गुना में है। हमने आपको अभी बताया कि अगर कोई गुना में रहता है तो बाएं से दाएं ले जाना हो तो वह जाके भागा में हो जाता है, बट्टा में हो जाता है। तो वही x बराबर 15/7। यहाँ तक मेरा आंसर क्लियर है। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आपने
एक चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। और आप अगर थोड़े से प्रॉब्लम में आते हैं, समझ में कहीं नहीं आता है, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। मैंने गुणनखंड के बारे में कक्षा 8 के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जहां से हो आप देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।